ध्यान देखेंगे 9 रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए और भी बहुत सारे रिजल्ट देखना बाकी है। स्ट्रेट लाइन के अंदर सिर्फ 3 चीजें अपन को पढ़नी थी। कंसेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी थी डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और तीसरी चीज है रिजल्ट बेस्ड ऑन देम। और उन रिजल्ट की मदद से हम करते हैं बहुत सारे सवाल। अब हम आएंगे यहां पर रिजल्ट पर। 10वां रिजल्ट कुछ नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो आप दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दूरी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, वो होगी c1 माइनस c2 ab। क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो केवल कांस्टेंट टर्म का अंतर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी रटी हुई होनी चाहिए, मानस पटल पे छप जानी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, खून में बहनी चाहिए, बूंद गिरे तो फार्मूला बन जाए। 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहीं पर अब मैं रिजल्ट 11 की बात करूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। गजब का रिजल्ट है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सपोज करिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इस लाइन की इक्वेशन m1x प्लस c1 है और इसकी इक्वेशन m1x प्लस c2 है। m1 m1 सेम होगा क्योंकि स्लोप सेम है। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू m2x प्लस d1 है और इसकी y इक्वल टू m2x प्लस d2 है। अगर इन 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, अगर इन 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी को हम कुछ कह दें, क्या कह दें बता दीजिए, x y a b, a कह देते हैं। और इन 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हम लोग b कह देते हैं, और इस एंगल को थीटा कह देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट तो a हो गई, लेकिन जो बेस है वो आपको फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। यहां पर देखें, बेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट b अपॉन बेस। दैट इज बेस की वैल्यू निकल के आएगी b कोसेक थीटा। तो ये आ गया ab कोसेक थीटा। याद होना चाहिए, बल्कि अपन यूं कर ले, इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी अगर p1 है और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी अगर p2 है, p2, तो हाइट जो होगी वो आपकी p1 ही निकल के आ जाएगी और एरिया आ जाएगा p1 p2 कोसेक थीटा। बिल्कुल याद होना चाहिए। p1 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइंस। यानी p1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? p1 की वैल्यू आएगी c1 माइनस c2 रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर। p2 की वैल्यू कितनी आएगी? d1 माइनस d2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये p1 की दूरी आ गई और ये p2 की दूरी आ गई। tan थीटा, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है, तो क्लियरली देख सकते हैं tan थीटा होगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन यहां पर कोसेक थीटा है, तो tan थीटा से ही कोसेक थीटा निकालना आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये चीज निकल के आ जाती है m1 माइनस m2 अपॉन m1। ये चीज निकल के आएगी 1 प्लस m1 स्क्वायर 1 प्लस m2 स्क्वायर m1 माइनस m2 का मॉड। तो p1 की वैल्यू रख दें, p2 की वैल्यू रख दें, कोसेक थीटा की वैल्यू रख दें, तो पैरेललोग्राम का एरिया रटा चटा होना चाहिए c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। बिल्कुल याद होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। रिजल्ट 10 में अपन ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन देखी और रिजल्ट 11 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखा।
कॉपी करें दोनों रिजल्ट। एक और रिजल्ट देखिए, रिजल्ट 12 में मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। ये आपको बहुत जगह काम करेगा, ये आपको बहुत सारी जगह मदद करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, सब बच्चे ध्यान दें। मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2 और ये डिस्टेंस है r। अगर मैं x1 y1 के अबाउट इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, कितने एंगल से? थीटा। तो मैं x2 y2 के नए कोऑर्डिनेट जानना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे, डेरिवेशन भी बताऊंगा क्योंकि इसका डेरिवेशन संभव बहुत सारी जगह ऐसा आता है कि ऐसे पॉइंट रोटेट हो जाता है और हमको नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। ऐसे क्या होगा, पॉइंट रोटेट हो जाएगा और आपको नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। कैसे? सुनो ध्यान से, सिर्फ आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये लेंथ आर है तो ये लेंथ भी आर ही है। आइए केवल आपके बैच में नीले रंग का इस्तेमाल करता हूं, देखिए ध्यान से। थोड़ी देर के लिए इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं, अल्फा। अब ध्यान से देखेंगे, ये इतनी सी लेंथ की बात करेंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगी और ये इतनी सी लेंथ की अगर बात करेंगे तो y2 माइनस y1 आ जाएगी। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको जानने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपन पैरामेट्रिक से लिखना चाहें तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो x1 प्लस r cos थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और ये तो पैरामेट्रिक से लिख रहा हूं मैं, x1 y1 से थीटा प्लस अल्फा दूरी पर। और अगर y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लिखना चाहेंगे तो y1 प्लस r साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ये पैरामेट्रिक से लिख दिया गया है। तो x1 इसको खोल दीजिए, r cos थीटा cos अल्फा, r साइन थीटा साइन अल्फा। अब सिर्फ आप अपनी आंखों से देखिए, r cos अल्फा आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, r cos अल्फा और r साइन अल्फा y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये लीजिए, फट से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट खोल दीजिए, प्लस r साइन थीटा cos अल्फा प्लस r cos थीटा साइन अल्फा। तो ये आ जाएगा y1 प्लस r cos अल्फा, ये आएगा x2 माइनस x1 साइन थीटा r साइन अल्फा y2 माइनस y1 cos थीटा। ये रटा हुआ होना चाहिए, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। अगर x1 y1 के अबाउट ऐसे रोटेट कर दें x2 y2 को तो जो नया पॉइंट निकल के आएगा, अगर x1 y1 के अबाउट रोटेट कर दें तो जो नया पॉइंट निकल के आएगा ये उसके कोऑर्डिनेट होंगे। याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 माइनस x1 cos थीटा माइनस y2 माइनस y1 साइन थीटा, x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। और यहां पर भी देखें y1 प्लस x2 माइनस x1 साइन थीटा y2 माइनस y1 cos थीटा। ये नए पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट है। कॉपी करें तो इस पर क्वेश्चन लें। अपन ने कंसेप्ट ऑफ रोटेशन सीखा, उस कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का हम लोग अपने दिमाग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूं। एक क्वेश्चन कहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए 3,2 है एंड बी 5,1 है। फाइंड थर्ड वर्टेक्स सी। तो तीसरा वर्टेक्स, तो देखिए अगर ए और बी आपको गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, अपन ने इसीलिए रिलेटिव फॉर्मूला निकाला है। अब सोचो, अगर ए और बी गिवन है तो कितने वर्टेक्स सी हो सकते हैं जिसके लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल सकता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल
ऐसे ऊपर की ओर मिल सकता है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नीचे की ओर मिल सकता है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अगर इसको 60 डिग्री से ऊपर घुमा दो तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और अगर इसी को 60 डिग्री से नीचे घुमा दो इसके अबाउट तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे सिमेट्रिकल फिगर्स में, स्क्वायर में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में फायदा उठा सकते हैं। अगर दो वर्टेक्स गिवन है तो 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो बी सीधे यहां पहुंच जाएगा और आपको सी वर्टेक्स मिल जाएगा। आइए सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 माइनस x1 कॉस थीटा, y2 माइनस y1 साइन थीटा, कॉमा y1 प्लस x2 माइनस x1 साइन थीटा प्लस y2 माइनस y1 कॉस थीटा। ये आ जाएगा फॉर्मूला। आइए इससे कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, x1 y1 जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हो, 3 कॉमा x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 2 cos 60 डिग्री माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू साइन 60 डिग्री, कॉमा y1 2 प्लस x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2 cos 60 डिग्री प्लस y2 माइनस y1 माइनस 1 साइन 6 cos 60 डिग्री। अब y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं आप तो यहां आ जाएगा साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री। ये लीजिए, ये आ गए सीधे सीधे ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अच्छा, नीचे वाले के कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन यूं हो जाएगी, तो थीटा 60 नहीं लेंगे, माइनस 60 लेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2 कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री माइनस माइनस 1 इंटू साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, कॉमा 2 प्लस 2 साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री प्लस माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री। अगर अभी कंसेप्ट ऑफ रोटेशन के बिना ये क्वेश्चन करना होता, अगर अभी कंसेप्ट ऑफ रोटेशन के बिना ये क्वेश्चन करना होता तो बहुत 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 ज्यादा दिक्कत आती, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती तुमको। लेकिन कंसेप्ट ऑफ रोटेशन से बहुत इजीली हो गया। क्लियर हुआ सब बच्चों को? कॉपी कर लीजिए। बहुत बड़ा कंसेप्ट, एक बहुत बड़ा रिजल्ट, और रिजल्ट 13 एंगल बाइसेक्टर में बताने जा रहा हूं। सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। अब हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर की। देखो, अगर दो लाइंस गिवन हैं तो दो लाइंस के कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? दो। एक तो इस एंगल के एंगल को बाइसेक्ट करेगा और दूसरा इस एंगल के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। एक बात और, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी। लाइंस को डिनोट कर देते हैं L1 L2 से और एंगल बाइसेक्टर को डिनोट कर देते हैं A1 और A2 से। एक छोटी सी बात, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा पाई होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना? पाई बाई 2 होगा। यानी एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से पहली छोटी सी बात निकल के आती है कि 2 लाइंस विल हैव 2 एंगल बाइसेक्टर्स which will be mutually perpendicular to each other। दो लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, दो लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। दो लाइंस L1 L2 के हमेशा दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे A1 A2, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक और बात, अगर A1 A2 A1 L2 के एंगल बाइसेक्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि L1 L2 A1 A2 के एंगल बाइसेक्टर हो। ऐसा तब होगा जब L1 L2 खुद परपेंडिकुलर हो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान रखें, इफ A1 and A2 एंगल बाइसेक्टर of L1 and L2, then not necessary that L1 and L2 are
एंगल बाइसेक्टर ऑफ A1 and A2. Full stop. This will only happen if L1 and L2 are mutually perpendicular. ये बात सब बच्चे ध्यान देंगे, ये बात सब बच्चे ध्यान देंगे। दो लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं और जो दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी बात, अगर A1 A2 L1 L2 के एंगल बाइसेक्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि L1 L2 A1 A2 के एंगल बाइसेक्टर हो। ऐसा हो सकता है कब? जब L1 L2 आपस में खुद परपेंडिकुलर हो। एक और खास बात देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन की ज्योमेट्री समझना जरूरी है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन की ज्योमेट्री समझना जरूरी है। इसलिए बोर्ड पर देखें, मान लीजिए L1 लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और मान लीजिए L2 लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। मान लीजिए आपके पास दो लाइनें हैं। अब मुझे दोनों लाइनों की इक्वेशन गिवन है, मेरे मन में प्रगाढ़ इच्छा है, अनंत इच्छा है, असीम इच्छा है कि मैं इनके एंगल बाइसेक्टर निकाल लूं। चलो देखो, बोर्ड पर देखो, नीले रंग का इस्तेमाल केवल आपके बैच में। सुनो, एंगल बाइसेक्टर कोई भी पॉइंट लोगे तो एंगल बाइसेक्टर से जितनी इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उतनी ही इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। देखो कैसे, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा बराबर है, ये 90 डिग्री बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और एक साइड कॉमन हो गई, तो दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ये 90 अल्फा अल्फा, तो तीनों एंगल बराबर, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल में एक साइड सेम, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही सिमिलरली इस पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो यहां से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वही यहां से इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, सेम, दोनों कॉन्ग्रुएंट। यानी एंगल बाइसेक्टर की एक गजब की ज्योमेट्री समझ में आई है। हम एंगल बाइसेक्टर को भी कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स from where the perpendicular distances of both lines is equal। एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट का लोकस भी कहा जा सकता है जहां से दोनों लाइनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है, बल्कि एंगल बाइसेक्टर में दोनों लाइन एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। पहले ज्योमेट्री को देख लें। एंगल बाइसेक्टर में देखो, बिल्कुल जैसे ये लाइन अल्फा में ऊपर है वैसे ये लाइन अल्फा में नीचे है। यानी एंगल बाइसेक्टर में दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। इस बात को ध्यान रखें, इन एंगल बाइसेक्टर बोथ लाइन्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हाँ, एंगल बाइसेक्टर में दोनों लाइंस एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। यानी अगर इस पर किसी पॉइंट का मिरर इमेज लोगे तो यहां दूसरे वाले पर लाई करेगा। इस बात को लिख रहा हूं, दैट इज एनी पॉइंट ऑन L1 विल हैव इट्स इमेज ऑन L2 एंड कन्वर्सली। यानी अगर L1 लाइन पर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उसकी इमेज L2 पर होगी और L2 पॉइंट पर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उसकी इमेज L1 पर होगी। ये मैंने आपको अभी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं निकाली है, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर की ज्योमेट्री समझाई है। कॉपी करिए। अब हमको बाकी सब निकाल चुके हैं, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने की इच्छा है। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए हम एंगल बाइसेक्टर की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल बाइसेक्टर के बारे में मैंने बताया है कि एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का बना हुआ है जहां से दोनों लाइनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर इस पर कोई भी पॉइंट मैं h, k कह दूं तो h, k से जो इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वही h, k से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का ही लोकस है जहां से दोनों लाइनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है।
एच कॉमा के से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड, और h कॉमा के से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का मॉड। बहुत बढ़िया, एक बार में ही रिश्ता मिल गया h और k के बीच में। h को x से रिप्लेस कर दें और k को y से रिप्लेस कर दें। a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का मॉड। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों मॉड बराबर हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर दो चीजों का मॉड बराबर है या तो दोनों बराबर हैं या एक दूसरे की माइनस टाइम्स है। ये मिल गई, दिस गिव्स इक्वेशन ऑफ द टू एंगल बाइसेक्टर्स। ये लीजिए, ये हमको दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई हमको? यहां पर हमको मिल गई दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, मिल गई दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन। ये देखिए ध्यान से, क्या क्लियर है? हियर वी हैव द इक्वेशन टू बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स। प्लस साइन लेने से एक एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा और माइनस साइन लेने से दूसरा एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। मन में हजारों सवाल आ गए, अरे गुरुजी दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन तो आ गई, लेकिन कौन सी इक्वेशन कौन सी एंगल बाइसेक्टर का है? A1 की कौन सी इक्वेशन है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में आ गए हैं, उन सब के जवाब मैं दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल प्लस साइन लेने से एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलती है, माइनस साइन लेने से दूसरे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलती है। दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई है। अब कौन सा एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, जवाब देंगे। कॉपी करो। अब आ जाइए, यहीं पर रिजल्ट 14 आएगा। रिजल्ट 14 भी एंगल बाइसेक्टर से ही कनेक्टेड है। अब ध्यान से सुनेंगे यार, दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल ली, और जैसा कि एक स्टूडेंट ने पूछा, गुरुजी कौन सा एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल सही सवाल। अब दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है? अरे कुछ बताओ तो सही। तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं एंगल बाइसेक्टर में सबसे पहले आपको समझाऊंगा फाइंडिंग एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बोर्ड पर देखेंगे जो मैं कह रहा हूं। एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, L1 लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। L1 लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। L2 लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लीजिए, दो लाइनों की इक्वेशन मुझे गिवन है। मुझे पता करना है कि इन दोनों लाइनों के बीच में कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। भाई दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे तो कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है? बिल्कुल ध्यान से देखिए, सुनो ध्यान से। मैं सबसे पहले क्या काम करेंगे, C1 एंड C2 पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना लीजिए। दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना लीजिए। C1 एंड C2 को पॉजिटिव बना लीजिए। C1 एंड C2 को पॉजिटिव बना लेने के बाद A2 B1 B2 A1 A2 प्लस B1 B2 निकालेंगे। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आता है तो प्लस साइन गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और माइनस साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर A2 B1 B2 नेगेटिव है तो माइनस साइन गिव्स ऑब्ट्यूज
एंगल बाइसेक्टर, और यहां पर प्लस साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर गलती से A1 A2 B1 B2 0 आ गया तो इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है, ना कोई एक्यूट। अच्छा सुनो, इसको याद रखना बहुत आसान है। जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन होता है ना, सुनो मेरी बात सुनो, जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन होता है ना, वो बड़े एंगल के एंगल बाइसेक्टर के साथ होता है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो प्लस साइन लेने से बड़े एंगल का एंगल बाइसेक्टर। भाई सब लोग बड़े लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव लेने से बड़े एंगल का बाइसेक्टर। A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन होता है वह लेने से बड़े एंगल का एंगल बाइसेक्टर मिलता है। A1 A2 प्लस B1 B2 का जो साइन होता है वह लेने से बड़े एंगल का एंगल बाइसेक्टर मिलता है। ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहीं पर आपको करके बताता हूं। मान लीजिए आपको दो लाइंस गिवन है, बिल्कुल ध्यान देखेंगे, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पे x प्लस वाई माइनस 4। एक लाइन गिवन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन गिवन है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू। सब बच्चे बोर्ड पर देखना, सब बच्चे बोर्ड पर देखना, दो लाइंस गिवन है और हमको इनके बीच में एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है। मैं बिल्कुल जैसा कह रहा हूं बिल्कुल सुनना, गड़बड़ मत करना। दो लाइंस गिवन है तो इन दो लाइंस के बीच में हमको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ध्यान देखें, ध्यान देखें, ध्यान देखें। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाइए। इसका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, इसको सीधे कॉपी कर लो, लेकिन इसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। बना लिया। अब सुनो, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने के बाद पुरानी इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, यह बात ध्यान देना, इसीलिए नीले रंग से काट रहा हूं। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने के बाद पुरानी इक्वेशन का कोई यूज नहीं है। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने के बाद पुरानी इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक कोई यूज नहीं। अब नई इक्वेशन पर देखो। अब नई इक्वेशन से A1 A2 प्लस B1 B2, तो A1 A2 माइनस 3 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव निकल के आ गया। यानी नेगेटिव साइन लेने से क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो मैं आपके आंखों के सामने लिखूंगा, बोलूंगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इन्हीं लाइंस का इस्तेमाल करना, ये किसी काम की नहीं। तो लिखूंगा 3x माइनस 2y प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज माइनस टाइम्स माइनस x माइनस वाई प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ, ये लीजिए, ये मिल गया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन आता है वह साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलता है। अब यहीं पर अगर आप लिखना चाहें, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन बिना लिखे आप खुश भी नहीं होते हैं, यहीं पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है, कनेक्शन कटवा दीजिए। प्लस 5 और रूट ऑफ 3 स्क्वायर, प्लस साइन लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट है। सुनो ध्यान से, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बना लेने के बाद पुरानी लाइनों का कोई यूज नहीं है, ना A1 A2 प्लस B1 B2 को चेक करने में, ना ही लाइंस की इक्वेशन लिखने में। A1 A2 प्लस B1 B2 की चेकिंग भी नई लाइनें से होंगी जिनके कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन भी नई लाइनों से लिखे जाएंगे जिनके कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। छाप लीजिए।